एक छोटे से शहर में एक घर के भीतर परिवार की मुखिया सुशीला जी अपने हमेशा की तरह आदेश देने वाले अंदाज में थी। उनकी बहू रेखा रसोई में तेजी से काम कर रही थी। उसके हाथ फुर्ती से चल रहे थे क्योंकि आज मेहमानों के आने की तैयारी थी। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं था। अम्मा जी की प्यारी बेटी यानी रेखा की ननद और उनके पति यानी नंदोई जी आने वाले थे। और अगर ननद और नंदोई जी आ रहे थे तो ये स्वाभाविक था कि अम्मा जी की बहन यानी कि रेखा की मौसी सास और मौसा जी भी उनके साथ आ ही जाएंगे। आखिरकार अम्मा जी का ये पुराना रिवाज था कि हर छोटे बड़े मौके पर अपने मायके वालों को जरूर बुला लिया जाए। अम्मा जी का अपने मायके के प्रति प्रेम कोई छिपी बात नहीं थी। उनकी बेटी और उनके मायके के लोग उनके लिए सबसे प्रिय थे, जबकि ससुराल वालों से वो हमेशा एक खास दूरी बनाए रखती थीं। वास्तव में वो ससुराल वालों से कम 2 किलोमीटर की दूरी रखना पसंद करती थीं। अब चाहे वो दूरी शारीरिक हो या फिर भावनात्मक। और यही हाल रेखा के मायके वालों के साथ भी था। अम्मा जी को बस अपनी बेटी और अपना मायका ही सबसे ज्यादा प्यारा था। आज न तो कोई खास त्योहार था और न ही घर में किसी की सालगिरह। फिर भी अम्मा जी ने अपनी बेटी और दामाद को खास न्योता देकर बुलाया था। उनका मानना था कि उनकी बेटी और दामाद को आए हुए कई दिन हो गए थे। हाँ, ये अलग बात थी कि अभी 10 दिन पहले ही वे लोग आए थे और पूरा दिन रहकर चले गए थे। वैसे भी अम्मा जी को तो कोई काम करना नहीं था। जब से बहू रेखा घर में आई थी, अम्मा जी ने मानो घर के सारे कामों से रिटायरमेंट ले लिया था। लेकिन आदेश देना, अरे वो तो वो कभी नहीं भूलती थी। इस कड़ाके की ठंड में भी उन्होंने अपनी बहू को काम पर लगा दिया था। इतनी सर्दी है और मूंग का हलवा और पूरी ना बने, भला ऐसा कैसे हो सकता था? बस आज के मेन्यू में यही तय हुआ था। इसके साथ साथ 3 तरह की सब्जियां और रायता भी बनना था। घर में 7 लोग तो थे ही और मेहमानों को मिलाकर कुल 13 लोगों के लिए खाना तैयार करना था। रेखा दिन भर से रसोई में लगी हुई थी। वो चाहती थी कि मेहमानों के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा काम निपटा ले, क्योंकि मेहमानों के आते ही चाय, पानी और नाश्ते की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर आने वाली थी। रसोई में चूल्हे की गर्मी और बाहर की ठंड के बीच रेखा पूरी मेहनत से काम में जुटी थी। उसने सोचा कि अगर खाना समय पर तैयार हो गया तो शायद मेहमानों के साथ बैठकर थोड़ी देर बात करने का मौका मिले। लेकिन अम्मा जी की नजरें रेखा के हर कदम पर थीं। वो बार बार रसोई में आकर ताक झांक करती और निर्देश देती। रेखा, हलवे में घी थोड़ा और डाल देना, मेरी बेटी को ज्यादा घी वाला हलवा पसंद है। या फिर सब्जी में मसाला ठीक से भून लेना, मेरे दामाद को तीखा खाना पसंद है। रेखा के मन में कई बार ख्याल आता कि अम्मा जी को अपने मायके वालों की इतनी चिंता क्यों रहती है, लेकिन ससुराल और उसके मायके वालों की बात आते ही वो इतनी सख्त क्यों हो जाती है। फिर भी रेखा चुपचाप काम करती रहती। उसे पता था कि अगर कुछ बोल दिया तो अम्मा जी को बुरा लग सकता है और फिर बात का बतंगड़ बन सकता है। जैसे जैसे शाम होती गई, घर में मेहमानों के स्वागत की तैयारियां भी तेज हो गईं। अम्मा जी ने घर के बाकी सदस्यों को भी अपने अपने काम सौंप दिए थे। बच्चों को कमरे साफ करने को कहा गया और घर के बड़े बुजुर्गों को मेहमानों के साथ बैठकर गपशप करने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन रसोई का सारा बोझ रेखा पर ही था। अकेले काम करते हुए वो सोच रही थी कि काश आज के लिए कोई और मददगार होता। लेकिन फिर उसने खुद को तसल्ली दी कि मेहमानों के आने से घर में रौनक तो आएगी। आखिरकार मेहमानों के आने का समय नजदीक आ गया। रेखा ने जल्दी जल्दी खाने की मेज सजाई, जिसमें मूंग का हलवा, गर्मा गर्म पूरियां और 3 तरह की सब्जियां थीं। उसने चाय के लिए पानी भी चढ़ा दिया ताकि मेहमानों के आते ही चाय बनाई जा सके। अम्मा जी अब तक अपने कमरे में तैयार हो रही थीं, अपनी पसंदीदा साड़ी पहनकर, ताकि अपनी बेटी और दामाद का स्वागत धूमधाम से कर सकें। रेखा ने एक गहरी सांस ली और रसोई के बाहर खड़े होकर ठंडी हवा का एक झोंका महसूस किया। उसे यकीन तो हो रहा था, लेकिन मन ही मन वो ये भी सोच रही थी कि मेहमानों के साथ कुछ पल की हंसी खुशी और गपशप शायद इस मेहनत को भुला दे। अब बस इंतजार था मेहमानों के आने का और उस पल का जब अम्मा जी अपनी बेटी को गले लगाकर खुशी से झूम उठेंगी। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब रेखा के घर में मेहमानों का आगमन हुआ। जैसे ही मेहमानों के कदम घर में पड़े, रेखा ने फटाफट रसोई में जाकर गैस पर चाय का पानी चढ़ाया। साथ ही उसने जल्दी जल्दी ट्रे में ठंडा पानी गिलासों में डालकर सजाया और मेहमानों के सामने ले गई।
बाहर कड़ाके की ठंड थी और हवा में सर्दी की सरहद साफ महसूस हो रही थी। जैसे ही मेहमानों ने ट्रे में ठंडा पानी देखा, रेखा की ननद तपाक से बोल उठी, अरे भाभी, आपको इतना भी नहीं पता? बाहर तो कड़ाके की ठंड है, ऐसे में कौन ठंडा पानी पिएगा? आप तो जाकर फटाफट चाय ले आओ। ननद की बात सुनकर रेखा की सास अम्मा जी भी तुरंत बोल पड़ी, अरे बहू, इतना तो सहूर तुझ में होना ही चाहिए था। लेकिन इससे क्या पता बाहर कितनी सर्दी है, ये तो रसोई में गर्माहट में आराम से काम कर रही है, ठंड में तो हमारी हालत खराब हो रही है। ननद और अम्मा जी की बातें सुनकर रेखा का मन एक पल के लिए तिलमिला उठा। उसका चेहरा लाल हो गया और मन में एक हल्का सा गुस्सा उमड़ने लगा। उसे याद आया कि अभी 10 दिन पहले भी तो ऐसी ही ठंड थी। उस दिन उसने बिना कुछ पूछे सीधे चाय ही परोसी थी ताकि मेहमानों को ठंड में राहत मिले। लेकिन उस दिन भी यही ननद थी जो उसे मेहमान नवाजी का पाठ पढ़ा रही थी। शालिनी ने तब कहा था, भाभी थोड़ा ठंडा पानी भी तो लाना था, चाय तो हर कोई नहीं पीता। और अब वही ननद आज ठंडे पानी पर तंज कस रही थी। रेखा को लग रहा था कि वो कुछ भी करे, ननद को उसमें कमी ही नजर आएगी। और अम्मा जी, उनकी तो गलतफहमी थी कि रसोई में काम करना कोई आराम का काम है। रेखा मन ही मन सोचने लगी, कड़ाके की ठंड में क्या रसोई में गीजर लगा है? सब्जियां धोने, बर्तन साफ करने, पानी में बार बार हाथ डालने से तो उंगलियां तक सुन्न हो जाती हैं। हर बार तो गर्म पानी नहीं मिलता। और फिर कितने ढेरों बर्तन निकलते हैं, कितनी बार सब्जियां धोनी पड़ती हैं। क्या ये सब इतना आसान है? रेखा के मन में ये विचार तूफान की तरह उमड़ रहे थे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। वो जानती थी कि बहस करने या कुछ कहने से बात और बिगड़ सकती है, इसलिए वो चुपचाप रसोई में लौट गई। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाई, बिस्किट की प्लेट सजाई और मेहमानों के सामने ले जाकर परोस दी। चाय की चुस्कियों के साथ मेहमानों की बातचीत शुरू हुई और घर में हंसी मजाक का माहौल बन गया। लेकिन रेखा का मन अभी भी भारी था। चाय परोसने के बाद उसने तुरंत बड़े चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई चढ़ाई, उसमें तेल डाला और पूरी पकौड़ियां तलने लगी। मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी न रहे, इसलिए उसने जल्दी जल्दी सारी तैयारियां की। उसने आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, रायता, मटर पुलाव और पकौड़ियों के साथ साथ चटनी और अचार भी तैयार किया। हर चीज को उसने इतने प्यार और मेहनत से बनाया कि मेहमानों को स्वाद में कोई कमी न लगे। खाना तैयार होने के बाद पहले पुरुषों और बच्चों को खाना परोसा गया। अम्मा जी, मौसी जी और ननद ने बड़ी मनोहार के साथ मेहमानों को खाना खिलाया। मनोहार के चक्कर में थालियों में ढेर सारा खाना डाला गया। मेहमान भी हंसते हंसते और खाना लेते गए, लेकिन खा नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि थालियों में काफी खाना छूटन के रूप में बचा रह गया। पुरुष और बच्चे खाना खाकर उठे तो उनकी थालियों में बचा हुआ खाना देखकर रेखा का मन और खराब हुआ। उसने सोचा, इतनी मेहनत से खाना बनाया और ये लोग आधा खाना छोड़ गए, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर महिलाओं की बारी आई। अम्मा जी, मौसी जी और ननद ने बड़े उत्साह से मेहमान की बहनों और भांजियों को खाना परोसा। वे बार बार उनकी थालियों में और खाना डाल रही थी। लो बेटी, और पकौड़ी लो, ये दाल भी चखो, बहुत स्वादिष्ट बनी है। लेकिन इस बार भी घर की बहू यानी रेखा को खाने के लिए नहीं बुलाया गया। वो रसोई में खड़ी थी, बर्तन समेट रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि क्या उसे हमेशा ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा। महिलाओं ने भी खाना खाया और उनकी थालियों में भी ढेर सारी छूटन छूट गई। रेखा को ये देखकर और दुख हुआ। उसने सोचा, इतना खाना बर्बाद हो गया और मुझे तो खाने का मौका भी नहीं मिला। खाना खत्म होने के बाद मौसा जी अपने परिवार के साथ विदा हो गए, लेकिन ननद और नंदोई अभी भी घर में ही थे। रेखा ने अभी तक खुद खाना नहीं खाया था। वो रसोई में बर्तन समेट रही थी। तभी अम्मा जी ने उसे आवाज लगाई, अरे बहू, जरा अपनी ननद के लिए भी थोड़ा खाना बांध दे। इतनी ठंड है, बेचारी कहाँ सास ससुर के लिए जाकर अब खाना बनाएगी। रेखा ने बर्तन खोलकर देखा तो खाना ज्यादा बचा ही नहीं था। जितना था उसमें से उसने थोड़ा थोड़ा अपने लिए निकाल लिया और बाकी को एक डिब्बे में पैक कर दिया। तभी अम्मा जी रसोई में आई और पैक किया हुआ खाना देखकर भड़क उठी। अरे ये क्या, इतना सा खाना ही पैक किया है? इससे तो बस 2 लोगों का पेट भरेगा। तुझे अंदाजा नहीं है क्या, या फिर बाकी के पकवान तूने अपने मायके के लिए रख लिए? अम्मा जी की बातों में शक और गुस्सा साफ झलक रहा था। रेखा ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं अम्मा जी, खाना इतना ही बचा था, बाकी तो खत्म हो गया। लेकिन अम्मा जी को रेखा की बात पर यकीन नहीं हुआ।
वो तुनक कर बोली, अरे इतने सारे लोगों का खाना बनाया था, वो कैसे खत्म हो गया? मेरे हाथों से तो कभी खाना खत्म नहीं हुआ। उनकी बातों में रेखा की मेहनत को कम आंकने का भाव था। रेखा चुप रही, लेकिन उसका मन भारी हो गया। उसे लग रहा था कि उसकी मेहनत को कोई समझ ही नहीं रहा। दिन भर की भागदौड़, मेहमानों की खातिरदारी, बर्तनों का ढेर और फिर ये ताने, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वो सोचने लगी कि क्या उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या वो सिर्फ इसलिए है कि सबकी जरूरतें पूरी करे और ताने सुने? फिर भी उसने अपनी भावनाओं को दबाया और रसोई में अपने काम में जुट गई। रेखा की स्थिति ऐसी थी जैसे वो घर की मशीन हो, बिना थके, बिना रुके सबकी जरूरतें पूरी करती रहे। ननद की तीखी बातें, अम्मा जी की गलतफहमियां और मेहमानों की झूठन ने उसके मन को और भारी कर दिया। लेकिन रेखा ने अपने कर्तव्य को निभाना जारी रखा, क्योंकि वो जानती थी कि घर की बहू होने का मतलब है चुपचाप सब कुछ सहना और काम करते रहना। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी, भले ही उसे कितना ही दुख क्यों न सहना पड़े। रसोई में बर्तनों की खनक के बीच उसका मन अब भी उन बातों को याद कर रहा था जो उसे चुभ गई थीं। फिर भी वो चुपचाप काम करती रही, क्योंकि यही उसका जीवन था। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें मेहनत थी, लेकिन तारीफ की उम्मीद बेकार थी। काम करते करते रेखा के दिमाग में अब भी वही चल रहा था। कड़ाके की ठंड में बिना रुके काम करना, मेहमानों का आगमन और अम्मा जी की तीखी बातें। उस दिन के बाद रेखा ने चुपके से एक फैसला लिया। वो अब और चुप नहीं रहेगी। उसने सोचा कि अपनी मेहनत का सम्मान करवाने के लिए उसे कुछ करना होगा, लेकिन बिना झगड़े और बिना किसी का दिल दुखाए। रेखा ने ठान लिया कि वो अपनी सास अम्मा जी को उनकी गलतफहमियों का जवाब देगी, पर प्यार और समझदारी से। अगले हफ्ते फिर से मेहमानों के आने की खबर आई। इस बार अम्मा जी की एक और बहन और उनका परिवार आने वाला था। रेखा ने पहले की तरह रसोई में तैयारियां शुरू की, लेकिन इस बार उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने घर के सभी लोगों को शामिल करने का फैसला किया। सुबह सुबह जब अम्मा जी अपने कमरे में चाय पी रही थी, रेखा उनके पास गई और बोली, अम्मा जी, मैं कितनी भी कोशिश करूं, कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। क्यों ना इस बार दीदी जल्दी आकर मुझे बताएं कि क्या और कैसे करना है। मुझे लगता है इस बार मेहमानों की खातिरदारी में सबको कुछ न कुछ करना चाहिए। इससे घर में रौनक भी बढ़ेगी और काम का बोझ भी बढ़ जाएगा। अम्मा जी ने भौं चढ़ाई, क्या मतलब? तू तो सारा काम संभाल लेती है, फिर ये नया क्या करने की बात कर रही है? रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा जी, मैं तो कर लूंगी, लेकिन अगर सब मिलकर करें तो मेहमानों को भी लगेगा कि पूरा घर उनका स्वागत कर रहा है। जैसे अगर ननद जी थोड़ा नाश्ता बनाने में मदद करें, बच्चे मेज सजाएं और आप मेहमानों के साथ गपशप करें तो सबको अच्छा लगेगा। अम्मा जी को ये बात कुछ अटपटी लगी, लेकिन रेखा की मुस्कान और उसकी बातों में छिपी समझदारी ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। रेखा ने आगे बढ़कर एक छोटी सी योजना बनाई। उसने घर के बच्चों को बुलाया और उन्हें मेज सजाने, पानी के गिलास रखने और मेहमानों के लिए कमरे साफ करने की जिम्मेदारी दी। ननद शालिनी को उसने प्यार से कहा, दीदी, आपकी मिठाई बनाने की कला तो कमाल की है। इस बार मेहमानों के लिए आप गुलाब जामुन बनाएं, सब वाह वाह करेंगे। शालिनी को अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगा और वो तैयार हो गई। रेखा ने खुद रसोई में मुख्य भोजन की जिम्मेदारी ली, लेकिन इस बार उसने पहले से ही खाने की मात्रा का सही अंदाजा लगाया। उसने अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी, आपको क्या लगता है कितने लोगों के लिए खाना बनाना चाहिए? मैं थोड़ा कम बनाऊंगी ताकि जूठन न बचे। अम्मा जी ने थोड़ा सोच कर कहा, हाँ ठीक है, ज्यादा बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये पहली बार था जब अम्मा जी ने रेखा की बात को इतनी गंभीरता से सुना। मेहमानों के आने का समय आया। इस बार घर में एक अलग ही माहौल था। बच्चे उत्साह से मेज सजा रहे थे। शालिनी रसोई में गुलाब जामुन बनाते हुए गुनगुना रही थी और अम्मा जी मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी थी। रेखा ने चाय के साथ साथ गर्म पानी और नींबू पानी का भी इंतजाम किया ताकि ठंड में मेहमानों को कोई शिकायत न हो। जब मेहमान आए तो शालिनी ने गर्व से अपने बनाए गुलाब जामुन परोसे और बच्चों ने मेहमानों को पानी और नाश्ता दिया। अम्मा जी को ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि घर में सब इतने उत्साह से काम कर रहे थे। खाने का समय आया। रेखा ने पहले ही सबको बता दिया था कि थालियों में जरूरत के हिसाब से ही खाना लिया जाए। उसने मेहमानों से भी प्यार से कहा, आप लोग जितना खा सके उतना ही लें।
अगर कम पड़ेगा तो मैं और परोस दूंगी। इस बार थालियों में जूठन बहुत कम बची। खाना खत्म होने के बाद रेखा ने सभी को साथ बैठकर खाने के लिए बुलाया, जिसमें वो खुद भी शामिल हुई। अम्मा जी ने पहली बार देखा कि रेखा भी मेहमानों के साथ हंस बोल रही थी और उसकी मेहनत की सब तारीफ कर रहे थे। खाने के बाद जब मेहमान विदा हो गए, अम्मा जी रसोई में आई। रेखा बर्तन साफ कर रही थी। अम्मा जी ने धीरे से कहा, रेखा, आज तूने सबको साथ लेकर काम किया। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी समझदारी से काम कर सकती है। रेखा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अम्मा जी, मैं बस चाहती थी कि सब मिलकर मेहमानों का स्वागत करें। इससे न सिर्फ काम आसान हुआ बल्कि घर में रौनक भी आई। उस दिन के बाद अम्मा जी का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। उन्होंने देखा कि रेखा की मेहनत और समझदारी से घर का माहौल कितना अच्छा हो गया है। अगली बार जब मेहमान आए तो अम्मा जी ने खुद रेखा से पूछा, बता इस बार क्या क्या बनाना है और कैसे काम बांटना है। रेखा का मन हल्का हो गया। उसे लगा कि उसकी मेहनत को अब सम्मान मिलने लगा था। रेखा की ये छोटी सी कोशिश न सिर्फ उसके लिए बल्कि पूरे घर के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने बिना किसी झगड़े के अपनी समझदारी और मेहनत से अम्मा जी को ये एहसास करा दिया कि घर की बहू सिर्फ काम करने की मशीन नहीं बल्कि घर की रौनक और एकता की नींव भी हो सकती है। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।